गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो कल हमने देखा था साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम। तो आज का टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जीवों के नामकरण के लिए दिशा निर्देश। मतलब जीवों का जो नामकरण होगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यानी कुछ शर्तें हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखते हैं नामकरण के लिए कुछ सार्वभौमिक मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब देश के या विदेश, मतलब क्या बोला जाए, ये जो धरती है इसके किसी कोने में आप चले जाएंगे वहां पर ये चीज मान्य होगा। नामकरण के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंड, मतलब ये एक्सेप्टेबल प्रोटोकॉल है कि कोई भी जब नामकरण होगा तो कैसे होगा, कौन से शर्तें हैं और हैं। तो आज हम देखते हैं पहला पॉइंट इसका। प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं, सबको पता है। कौन कौन सा? पहला नाम बताता है आपका जीनस वाला, मतलब वंश नाम, दूसरा जाति नाम। तो बस उसी को दोबारा से मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो इसमें चीजें बार बार आएगी, आपको बार बार याद करने के लिए आपको मौका मिलेगा। अब डिपेंड आप पे करता है, आप कर रहे हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट इसका एक बार, फिर एक्सप्लेनेशन दे देंगे इसका। प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं, जिसमें पहला वंश नाम होता है, जिसको इंग्लिश में जेनेरिक नेम बोलते हैं, जो कि जीनस को दिखाता है, तथा दूसरा पद जाति नाम यानी कि स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीसीज को ये दर्शाता है। क्लियर है? कभी कभी तीसरा पद का भी उपयोग होता है। हमने देखा था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में कि बहुत लंबा चौड़ा लिख रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? बाइनोमियल पढ़े थे, जिसमें 2 पद का यूज हुआ। तीसरा ट्राइनोमियल, उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। तीसरा पद जो है कभी कभी जो यूज होता है, कभी कभी होता है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमको सब स्पीसीज बताना पड़ता है, मतलब उप प्रजाति भी बताना पड़ता है। या ये किसके लिए हो गया? यदि एनिमल्स के केस में आया तो सब स्पीसीज, और यदि वैरायटी की बात हुआ तो ये पौधों में आएंगे यानी कि प्लांट्स में आएंगे। तो मतलब क्या है, कभी कभी तीसरा पद का भी उपयोग होता है जो सब स्पीसीज या वैरायटी को बतलाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जिस साइंटिस्ट ने नामकरण किया है उसके नाम के संक्षिप्त रूप को जाति नाम के ठीक बाद लिखा जाता है। मतलब जिस वैज्ञानिक ने भी इसका नामकरण किया उसका नाम जो भी जीव है, चाहे कोई प्रजाति, चाहे कोई फल फूल, न जो भी है, तो जैसे कि आम का हो गया मैंजीफेरा इंडिका, किसने खोजा था इसे और नामकरण किसने किया था? लिनियस ने किया था। याद है सबको? इसका शॉर्ट लिया गया। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे नाम के नीचे अंडरलाइन किया है। ये हम लोग आगे पॉइंट में जब आएंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी ये चीज नोटिस कीजिए कि मैंने इसके नाम के नीचे अंडरलाइन किया है। क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें देखते हैं वही पुरानी बात, वंश नाम के शुरू का अक्षर बड़ा होता है। सबको पता है कि जीनस में जो लिखते हैं हम लोग नाम, उसका पहला लेटर क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि जाति नाम के अक्षर छोटे होते हैं। ये सब बारे में बता चुका हूं। लेकिन जब जाति नाम किसी स्थान या व्यक्ति को दर्शाता है तो यह बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आमतौर पर क्या देखा जाता है, जो हमारा वंश नाम है, मतलब जिसमें जीनस को लिखते हैं, उसका शुरू का अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि आदमी का क्या लिखे तुम लोग? होमोसेपियंस। इसमें ये क्या है? जीनस नाम में तो शुरू का अक्षर क्या है? बड़ा है। और स्पीसीज में, जाति नाम में सारे अक्षर कैसे थे? छोटे थे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन वही जब ये जाति का नाम किसी व्यक्ति या स्थान को दर्शाए तो यह बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नंबर 4, वैज्ञानिक नाम लिखने में ग्रीक या लैटिन भाषा का उपयोग होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषाओं का यूज होता है? तो ग्रीक या लैटिन।
जब लैटिन या ग्रीक के अलावा किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे उपयुक्त अंत के साथ लैटिनीकृत कर दिए जाते हैं। मीन्स यदि हम लैटिन या ग्रीक भाषा का यूज नहीं करके कोई और भाषा के शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसका हम ऐसा प्रत्यय लगाएंगे या फिर सफिक्स लगाएंगे कि वो लैटिन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बरगद यानी कि बनियान ट्री, उसका साइंटिफिक नाम मतलब वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो शुरू का जो ये है बंगाल, ये कहाँ किसको डिनोट कर रही है लोग सब, बंगाल को। मतलब बरगद जो आमतौर पर जो है यह बंगाल में पाए जाते हैं, इसलिए स्थान के नाम पे वहां पे सूचित किया गया। तो देखो यहाँ पे सीधा बंगाल तो नहीं लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ENSIS मतलब एंसिस करके इसको लैटिन बना दिया गया। तो यहां तक आप लोग क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5। जब साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम को छपाई में लिखा जाता है तो इसे इटालिक्स में, लेकिन जब हाथ से लिखा जाता है तो इसे अलग अलग रेखांकित किया जाता है, जो कि लैटिन उत्पत्ति को दर्शाता है। मीन्स क्या हो गया, जब हमको किसी वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करना होगा तब हम लोग उसको इटालिक्स में लिखेंगे। जैसे कि आम का मेंजिफेरा इंडिका, तो इसको हम लोग तिरछा लिखेंगे। ये कंप्यूटर में क्लियर हो जाएगा ये सिस्टम में। और यही हम जब हाथ से लिखेंगे तो ये क्या होगा, तिरछा नहीं होके सीधा होगा और अलग अलग रेखांकित होगा। मेंजिफेरा इंडिका जो क्या दर्शाता है, लैटिन उत्पत्ति को दर्शाता है। मतलब यह क्लियर करता है ऐसे लिखने की विधि से कि यह जो शब्द आए हैं कहां से आए, लैटिन भाषा से आए हैं। पॉइंट 5 क्लियर। पॉइंट 6 अब देखते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए वैज्ञानिक नाम में वंश नाम को दोहराया नहीं जा सकता है, जबकि जाति नामों को दोहराया जा सकता है, क्योंकि वे प्रायः वंश नाम द्वारा विभेदित होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी जेनरिक नेम का रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब कि जेनरिक नेम जो है वह सेम नेम स्पीसीज में कभी नहीं होगा, जबकि जो स्पीसीज नेम है वो जेनरिक में हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसको आगे। आम का क्या होता है, मेंजिफेरा इंडिका, टेमेरिंडस इंडिकस इमली का होता है। तो देखो यहाँ पे आम का भी देखो यहाँ पे इंडिका लगा हुआ है और इमली का भी इंडिकस है। दोनों का सेम मीनिंग है, ये दोनों का मीनिंग है इंडिया से, दोनों का अर्थ होता है इंडिया। जब दोनों का अर्थ इंडिया ही होता है तो फिर आप पूछिएगा कि एक का नाम इंडिका क्यों है, एक का इंडिकस क्यों है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका स्पीसीज नेम होता है उसका जो लिंग का निर्धारण होता है वह वंशनाम पे मतलब निर्भर करता है। मतलब ये जो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग टाइप से लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग टाइप से लिखा जाएगा। तो इसका हम लोग पॉइंट पे क्लियर कर दिया है। समान अर्थ के बावजूद जाति नाम में अंतर इसलिए होता है क्योंकि इनका नामकरण वंशनाम के लिंग पर निर्भर करता है कि वह उसका वंशनाम जो है कौन सा लिंग का है, उस आधार पे उसका स्पीसीज नेम का नाम निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 कि 1758 में जब लिनियस दिया था, सिस्टेम ऑफ नेचर बुक दिया था, तो उसका 10वां संस्करण प्रकाशित होने से पहले यदि कोई भी नाम दिया था कोई भी वैज्ञानिक, तो वह क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, मीन्स उसको मान्यता नहीं मिलेगी। कब, जब जो नामकरण जो 1758 लिनियस के किताब कौन सा, सिस्टम ऑफ नेचर का 10वां संस्करण का प्रकाशित होने से पहले जो भी नाम आया था वो सारे नाम क्या होंगे, वैलिड नहीं होंगे, मान्यता हमको नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, जब एक स्पीसीज को किसी अन्य जीनस में स्थानांतरित या संशोधित किया जाता है तो मूल लेखक का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, आइए समझते हैं इसको।
क्या बोलता है, जब किसी एक स्पीसीज को किसी अन्य जीनस में, पहले वो जिस जीनस में था उसमें नहीं रह के किसी दूसरे जीनस में स्थानांतरित या संशोधित किया जाता है, तो मूल लेखक का नाम, मूल लेखक यहाँ कौन हो गया, वह वैज्ञानिक जिसने शुरुआत में उसका नामकरण किया था। तो इसका एग्जाम्पल है आपका साइजिजियम क्यूमिनी, जिसको लिनेस ने शुरू में दिया, क्या हुआ, उसका आगे का लेटर एल यहाँ लिखा गया। स्किल्स इसका पहले का जीनस था, फर्स्ट जीनस या प्रीवियस जीनस या पिछला जीनस बोल सकते हैं उसको। पॉइंट 8 क्लियर आपका, कि जब एक स्पीसीज को किसी अन्य स्पीसीज में स्थानांतरित या संशोधित किया जाता है तो मूल लेखक का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाता है। पूरा नाम नहीं लिखे, बस उसका शुरू का लेटर या स्मॉल में संक्षिप्त रूप में उसको लिख देते हैं। जैसे साइजिजियम क्यूमिनी, इसका शुरू का पहले का जो जीनस था, पिछला जीनस वो स्किल्स था। तो यह क्लियर है आप लोग। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट 9 पे। एक वर्गीकी समूह का नामकरण प्रकाशन की प्राथमिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है और अन्य सभी नाम इसके पर्यायवाची होते हैं। मीन्स क्या हो गया, जो नामकरण इन लोग का एक पत्रिका आता है, उसमें जो जिस प्रकाशन या जिस पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है वहाँ उसका चॉइस पे डिपेंड करता है कि प्रकाशन वाले उसको किस नाम से या किस रूप से उसको छापने वाले हैं। मान लिया कोई पेपर में छापना है माधुरी दीक्षित के बारे में, तो कोई माधुरी दीक्षित सीधा लिख देता है या फिर कोई धक गर्ल के रूप में भी लिख देता है। आदमी तो क्या हुआ, एक ही है। इसी तरह इसमें जब नामकरण होता है क्या होता है, प्रकाशन वाले यानी जो छापेंगे पब्लिकेशन वाले, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या छापना चाह रहे हैं, और बाकी के सभी नाम क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोग। अब पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं हम लोग कि जब कोई नया नाम प्रकाशित किया जाता है तो जीव के प्रकार के नमूने को संदर्भ के लिए हर्बेरियम या संग्रहालय में रखा जाता है। मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई नया नामकरण करते हैं तो उस जीव, जो भी जीव है उसका प्रकार, यानी जीव का जो प्रकार है उसका हम लोग नमूना को संदर्भ यानी रेफरेंस के लिए, मतलब कि नहीं होता है, जैसे कि कुछ लोग को बताना रहता है, जैसे कभी कुछ सिद्ध ही करना पड़ा तो हम लोग क्या बोलते हैं क्लास में कि जो अच्छा से पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लाएगा। तो मास्टर किसका उदाहरण देगा, जिसका नंबर अच्छा आता है, मतलब रेफरेंस के लिए किसी को रखा है। उसी तरह संदर्भ, मतलब कोई नया नाम दे रहा है तो कौन सा जीव उसका प्रकार का नमूना वहाँ पे रखना जरूरी है, ताकि वहाँ जो आने वाले लोग हैं या फिर फ्यूचर जो, जैसे कि पुराने जमाने में खोजा जा चुका है और हम लोग कभी वो चीज़ देखना है तो हम लोग हर्बेरियम या संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। फिर दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। अब देखिए नेक्स्ट है इसका, चयनित नाम पूर्व के प्रकाशित किसी अन्य नाम से नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपने जो नया नाम चुना है वो पहले से प्रकाशित किसी और नाम से नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपका जो वैज्ञानिक नाम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब विशिष्ट होना चाहिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग बोल लिया जाए, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम, मतलब वैज्ञानिक नामों के लाभ। अब तक हम लोगों ने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखना है, उनकी क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब आता है कि वैज्ञानिक नाम के लाभ क्या है, मतलब वैज्ञानिक नाम के लिखने से या उसके स्टडी से हमको क्या फायदा है। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक स्पीसीज का एक और सटीक नाम होता है। मतलब कोई भी जाति है उसका, यदि कोई स्पीसीज है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसका एक ही नाम होता है, केवल और केवल एक ही नाम होता है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। मतलब जो जिसका नाम है वो बस उसी का नाम है, मतलब उसकी जगह कोई और लेके वो चीज नहीं, कंफ्यूजन रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सभी जीव चाहे उनकी उपयोगिता कुछ भी हो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। आपका देखिए सामान्य नाम या स्थानीय नाम या वर्नाक्युलर नेम्स, उसमें क्या था, उसमें था कि आदमी या मानव जो चीज यूज नहीं करता था, मतलब जिसका उपयोग नहीं था, उसको नाम देना भी उसने जरूरी नहीं समझा था। जबकि वैज्ञानिक नाम में क्या है, सभी जीव चाहे उसका उपयोग कुछ है या नहीं, लेकिन उसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
ये नाम सभी देशों और भाषाओं में उपयोग में लाए जा सकते हैं। आपका स्थानीय नाम में क्या था कि देश बदला, भाषा बदला और उसका जो लैंग्वेज में जो उसका प्रयोग होता है शब्द का, वो भाषा के अनुसार बदल जाता है स्थानीय नाम। जबकि साइंटिफिक नेम आपका किसी भी देश में चले जाइए या आप किसी भी भाषा में आप चले जाइए, आपको यदि आम का नाम यदि मैंजीफेरा इंडिका है तो वह देश के किसी भी जगह मैंजीफेरा इंडिका में ही होगा, या फिर कोई भी भाषा में उसको मैंजीफेरा इंडिका ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये नाम एक जीनस में उपस्थित अन्य स्पीशीज के साथ संबंध दर्शाते हैं। जीनस क्या है? जीनस जरूर एक बड़ा सा वर्गीकी समूह है जिसमें एक से अधिक स्पीशीज है। तो ये क्या करते हैं, उस जीनस में उपस्थित अन्य स्पीशीज के साथ संबंध भी दर्शाते हैं, जबकि स्थानीय नाम या सामान्य नाम में ऐसा कोई संबंध नहीं दिखता था। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। वैज्ञानिक नाम अक्सर वर्णनात्मक होते हैं जो जीव की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हैं। मतलब वैज्ञानिक नाम जो होता है अक्सर कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब उसमें पूरा नाम में ही रहता है कि वो जो है किससे बिलोंग कर रहा है या फिर उसका क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो उसको दिखाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये नाम लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कौन कौन सी भाषा लिए जाते हैं? लैटिन और ग्रीक भाषा से वैज्ञानिक नाम में शब्द लिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसी भाषाएं हैं? मृत भाषाएं हैं। मृत भाषा कहने का मतलब ये हुआ कि उस भाषा में यदि जिस शब्द का अर्थ जो है वो बस एक ही शब्द, मतलब एक ही अर्थ रहेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा, इसलिए उसको मृत भाषा बोलते हैं, जिससे नाम के अर्थ में बदलाव की संभावना नगण्य होती है। यदि उसका नाम जो उसका हम लोग लिखते हैं, यूज जो करते हैं, यदि उसका क्या होता, एक फिक्स नहीं होकर उसका अर्थ अलग अलग होता, मतलब जगह के हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ बनता, तो क्या उसमें नाम में कंफ्यूजन आता। लेकिन जब लोग लैटिन और ग्रीक भाषा का यूज करते हैं तो दोनों कैसी भाषा है? मृत भाषा है। मृत भाषा में अर्थ जिसका जो है बस वही है, उसमें नहीं बदलेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? जिससे नाम के अर्थ में बदलाव की कोई संभावना नहीं रहती है या फिर नहीं के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है पॉइंट 7, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे इसी का है, वैज्ञानिक नाम का लाभ में ही कंटिन्यू है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, गलत या अनुपयुक्त नामों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या मतलब है? मान लिया बाय चांस, बाय मिस्टेक इंसान है तो गलती हो ही जाता है, तो जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम में क्या है, किसी भी जीव का यदि कुछ नाम दिया गया है तो उसका क्या कोई ना कोई रीजन है, कोई कोई बेस है उसका। तो जब वो नाम गलत या अनुपयुक्त होता है तो उसको हम लोग सुधार उसमें कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वैलिड नेम, मतलब मान्य नाम, मतलब जो नाम माने जाने वाला हो। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि कुछ शर्तें हैं। तो मतलब क्या शर्त है जो कि वो पूरा करे तभी वो नाम क्या होगा, वैलिड होगा, यानी कि उसको मान्यता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो इससे पहला पॉइंट देखते हैं कि नाम नया और लेखक के नाम के संक्षिप्त नाम के साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार दिया जाना चाहिए। इसमें क्या, जो नाम है कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, मतलब पहले का कोई नाम कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, लेखक का जो नाम है उसके जातीय नाम के बाद क्या हम लोग कोष्ठक या ब्रैकेट में लिखते हैं संक्षिप्त रूप को, नाम की द्विपद नाम पद्धति है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी नाम जो है नया होना चाहिए और लेखक के नाम के संक्षिप्त, मतलब उसमें लेखक का भी जिक्र होना चाहिए और द्विपद नाम पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, तब वो नाम क्या होगा, वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें टोटोनिम्स मान्य नहीं है। टोटोनिम्स का मतलब यह हो गया कि जब जेनरिक नेम या स्पेसिफिक नेम, मतलब जीनस नाम या स्पीसीज नाम क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, टोटोनिम्स। ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सब क्वेश्चन, संभावना है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पीसीज के प्रकार के नमूने को लैटिन में वर्णित किया गया हो और इसे मान्यता प्राप्त हर्बेरियम में रखा गया हो। मतलब क्या है, स्पीसीज का जो प्रकार है उसका जो नमूना रखा गया है उसको कैसा
लैटिन भाषा वर्णित किया गया हो। लैटिन में क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या है, मृत भाषा पढ़ चुके हैं पहले, मृत भाषा है, इसमें इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए स्पीसीज के प्रकार के नमूने को लैटिन में वर्णित किया गया हो। मतलब जो वैज्ञानिक एक बार लैटिन में वर्णित कर दिया, जो मीनिंग निकाल दिया, तो नेक्स्ट कोई अगला वैज्ञानिक जब आएगा उसको देखने, तो कोई अब दूसरा अर्थ वो नहीं निकाल ले। क्लियर है? और इसे मान्यता प्राप्त हर्बेरियम में रखा गया हो। मान्यता प्राप्त मतलब कोई रिकॉग्नाइज या फिर वैलिड, जिसको कि मतलब मिला हुआ है लाइसेंस कि हाँ हर्बेरियम आपका हमारी जो शर्त है वो फुलफिल करती है, तो वैसे हर्बेरियम को मान्यता प्राप्त हर्बेरियम बोलते हैं। क्लियर है? नंबर 3। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नया नाम व्यापक रूप से वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यार किया तो डरना क्या। मतलब जब मैंने नियम पूर्वक चला है, जिस किसी का वैज्ञानिक नाम जो मैंने नियम से दिया है, तो फिर हमको किस प्रकार का डर है कि कोई वैज्ञानिक को अपोज कर देगा या फिर कोई हमको इसका विरोध करेगा। जब मैंने सारा नियम जब फॉलो किया है तो उसमें डरना जरूरी नहीं है। मतलब जो नया नाम होगा क्या होगा, व्यापक रूप से वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, पब्लिश हुआ वैज्ञानिक पत्रिका में, तो इसमें क्या हो गया कि आपको सभी वैज्ञानिक का क्या लग चुका है, ठप्पा लग चुका है कि आपने जो नामकरण किया है वो सही किया है, क्योंकि आप इसमें छुपा रुस्तम वाला काम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है टाइप स्पेसिफिकेशन, यानी कि प्रकार विशिष्टता। प्रकार विशिष्टता मतलब कोई भी जीव, चाहे पादप हो चाहे वो एनिमल्स हो, मतलब जानवर या कोई प्राणी भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि किसी भी चीज का जब हम नामकरण या वर्गीकरण करेंगे तो उसका क्या करेंगे, उसका नमूना, उसका संदर्भ यानी रेफरेंस में रखना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, इसमें कोई भी बात आप यदि बोलते हैं तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं क्या है कि नामों के अनुप्रयोग, मतलब नाम का जो वैज्ञानिक नाम का यूज होगा वो नामकरण के प्रकारक माध्यम से निर्धारित किया जाता है। मतलब नाम का जो उपयोग होगा वो नामकरण का प्रकार, जो आपको बताए थे, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब जो बताए थे सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार जो नाम का यूटिलाइज हो उसको इसमें यूज किया जाता है। मतलब सीधी आपको यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो यदि नाम है, ठीक, साइंटिफिक नेम, मतलब साइंटिफिक नेम आपने दे दिया, इसका बोलेगा कि यूज, इसका यूज कब, साइंटिफिक नेम का रियल में यूज कब होगा, जब हमको क्या पता होगा कि नामकरण का जो कौन सा सिस्टम से यूज मतलब दिया गया इस नाम को, तभी तो जाके उसका अर्थ से निकल पाएगा। तो जब उसका अर्थ ही हम नहीं निकाल पाएंगे तो क्या मतलब रहता है उस वैज्ञानिक नाम का। मतलब नाम का जो अनुप्रयोग है वो नामकरण के प्रकारक माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इसके अनुसार किसी जाति के वर्णन के लिए नमूने का प्रकार हर्बेरियम में ठीक प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी जीव का आप यदि वर्गीकरण करते हैं या नामकरण करते हैं तो उसका नमूना का प्रकार जो है हर्बेरियम में ठीक प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित मतलब क्या हुआ कि एक सही क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अरेंजमेंट में होना चाहिए। अब देखिए नमूने जो है निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। नमूना का इंग्लिश होता है स्पेसिमेन, इसका हिंदी होता है नमूना या प्रतिकृति। तो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। होलोटाइप, पहला टाइप है होलोटाइप। होलोटाइप में क्या होता है, जब हम नमूना मूल सामग्री से बनाते हैं तो उस नमूना को होलोटाइप प्रकार का नमूना बोलते हैं। अब दूसरा है आइसोटाइप। जब हम सपोज दैट कोई पेड़ को हमको लगा कि नहीं ये कुछ नया है, हमको मतलब मन में थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, चलो हम भी कुछ नया खोज कर सक रहे हैं, तो हम लोग एक ट्री, उसमें काफी ब्रांचेस होते हैं, तो हम लोग जब नमूने के लिए इसको यूज करेंगे तो उसका जो मेन जो लिया हमने पहले, तो वो क्या कहलाया, वहां क्या है 1 2 3 4 इस तरह बहुत सारे ब्रांच हैं,
तो पहला जो मैंने लिया मूल, मतलब जो स्पेशल मैंने सोचा कि नमूना बनाना उसका, तो उसको क्या कहा, होलोटाइप। होलोटाइप HOLOTYPE। लेकिन उसी समय बाकी और भी तो थे वहां पे, हम तो उसको भी ले सकते थे। मतलब होलोटाइप को छोड़ के अन्य सभी जो बचे वहां पे वो क्या हो गए, हमारे आइसोटाइप हो गए। वे भविष्य के लिए संरक्षित कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है पैराटाइप। पैराटाइप में क्या होता है कि मैंने एक को तो बना लिया, साथ ही साथ मैंने नंबर 3 के ब्रांच को भी संरक्षित कर लिया। मतलब एक साथ जब मैंने दो नमूनों को बनाया तो वैसे नमूनों को एक दूसरे का पैराटाइप कहते हैं। अब आता है सिन टाइप, अगले टाइप पे। हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग भारतीय इंसान है या फिर हम लोग इंसान है, चलो भारतीय उस तरह भारतीय का बेइज्जती हो जाएगा। हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग है, यानी कि इंसान है, हमसे गलतियां तो होती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो जाएगी या फिर कुछ, मतलब ये रेयर है, इसका हमको कहीं कहीं मिल रहा है, एक आध दो तो ही कहीं से गलती से मिल जा रहा है, तो वैसा के लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक बना लेते हैं। मतलब एक को भी बना लिए, दो को बना लिए, तीन को भी बना लिए, चार को भी बना लिए। तो ऐसा क्या हुआ, वो सारे एक दूसरे के सिन टाइप हो गए। मतलब वो सारे तो एक ही जब पेड़ के हैं, मतलब एक ही ब्रांच के, जब मतलब क्या बोला, एक ट्री के जब सारे एक ही ब्रांच है तो क्या हो गया कि उसमें नंबर 1 स्पेसिमेन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो चारों नंबर में क्या होंगे, एक दूसरे के सिन टाइप होंगे। अब आता है इलेक्ट्रोटाइप पे। इलेक्ट्रोटाइप में क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो होलोटाइप था, मतलब जो मूल सामग्री से जो बना हुआ था वो क्या हो गया, मिस हो गया, तो हम अन्य मूल सामग्री से जो बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोटाइप बोलेंगे। और अब आता है नंबर 6 नियोटाइप पे। नियोटाइप, नियो का मतलब क्या हो गया कि नया। हमने क्या किया था कि लापरवाह इंसान हम लोग हैं, बनाया एक ही, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत था या फिर समझदारी थी, तो हमने क्या किया कि बाकी के जो आइसोटाइप्स के जो नमूने थे उनको मैंने संरक्षित करके रख लिया था। तो जब नियोटाइप का समय आया तो मैंने देखा कि होलोटाइप का जो मैंने बनाया था शुरू में, जिसको मतलब फंडामेंटल यानी कि स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था, वो क्या हो गया, गलती से या बाय मिस्टेक मुझसे वो मिस हो गया, मतलब कहीं वो खो गया वो नमूना। तो अब जो नमूना बनाएंगे वो क्या है, होलोटाइप का एब्सेंटी में बनेगा, मतलब इस समय होलोटाइप नहीं है, तो मेरा अब क्या होगा, नया बनाना पड़ेगा हमको। अब जब नया बनाएंगे तो उसको नियोटाइप स्पेसिमेन बोलेंगे। क्लियर है। अगर फिर से मैं बता देता हूँ, होलोटाइप मीन्स जो मूल सामग्री, मतलब जो मूल जिसका लेना है उसका बेसिक, सपोज दैट ये ट्री, तो इसी का ब्रांच जो है वो क्या है, मेरे लिए मूल सामग्री है, तो वो उससे जो हम बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, होलोटाइप प्रकार का स्पेसिमेन कहलाएगा। और आइसोटाइप में क्या है कि जब हम किसी नमूनों में से किसी एक नमूने को हम हर्बेरियम में या कहीं पे संरक्षित, मतलब उसको शो डिस्प्ले पे रखते हैं, तो बाकी की जो अन्य बची हुई है वो क्या है, उसकी आइसोटाइप है, मतलब उसके जैसी ही है। क्योंकि इसमें जो एक शाखा थी उसका जो दूसरा, तीसरा, चौथा शाखा था, पहला शाखा ये बाकी तीनों शाखा के साथ क्या थी, समान थी, तो इसलिए आइसोटाइप नमूने हो गए। और पैराटाइप में ये हो गया कि कोई समझदारी से काम लिया, उसने एक को भी बनाया और 3 को भी नमूना के रूप में बना लिया। जब दोनों एक ही समय में बनाया, मतलब एक समांतर समय में बनाया, तो उसको एक दूसरे का पैराटाइप नमूना बोलते हैं। अब सिन टाइप में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक नमूने का निर्माण कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोटाइप में जब हमसे खो गया होलोटाइप, लेकिन बाकी बचे सब सारे थे, उनका यूज करके मैंने बना लिया, तो उसको इलेक्ट्रोटाइप कहा जाता है। और नियोटाइप में होलोटाइप खो ही गया है, तो हम लोग वापिस से क्या करेंगे, नया बनाना को फिर से, तो उसको नियोटाइप बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। होलो में क्या था, मूल था। आइसो का क्या मीनिंग होता है, समान होता है। पैरा का क्या मीनिंग होता है,
समांतर होता है। क्लियर है यहां तक आप लोग? अब सीन, सीन का मतलब हो गया कि एक ही जैसे, एक ही जैसे, एक से अधिक। और लेक्टो किसी के एब्सेंट में न्यू प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है नियो। नियो मीन्स नया। इसमें तो साफ दिख रहा है कि जो मेरा जो है वो क्या है, नया है, मतलब पुराना खो चुका है। क्लियर है यहां तक आप लोग? हम लोग नमूने के प्रकार देख रहे थे। नमूना प्रकार में क्या क्या था? होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सीन टाइप, इलेक्ट्रोटाइप और नियोटाइप। तो इसमें पहला देखते हैं होलोटाइप। मैं आपको लिखवाना जरूरी समझता हूँ क्योंकि आप लोग को, हमको पूरा भरोसा आप लोग के ऊपर कि आप लोग समझते तो सब है, लेकिन जब समझते हैं लगता है कि नहीं हमको सब आता है, हमको अब याद रह जाएगा, अब नहीं भूलेंगे। लेकिन इसलिए मैं लिखाना जरूरी समझता हूँ कि आप लोग के नोटबुक में जब रहेगा तो आप कभी भी आप इस चीज को देख सकते हैं। जब नमूने के लिए लेखक द्वारा मूल सामग्री का उपयोग किया जाता है तो वैसे नमूने क्या बोलेंगे? होलोटाइप नमूना बोलेंगे। इसका किसमें यूज करता है लेखक? लेखक कौन हो गया? साइंटिस्ट हो गया। किसमें यूज करता है? वर्गीकरण या नामकरण के लिए जब यूज करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोटाइप। होलोटाइप का डुप्लीकेट। इसका मतलब यही हुआ कि होलोटाइप का जो डुप्लीकेट है वो आइसोटाइप से समझते हैं उदाहरण से। मान लिया हम एक ही समय में कोई पेड़ काटते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं? एक साथ कई शाखाएं जमा करते हैं, तो उनमें से किसी एक नमूने को, मतलब उन शाखाओं में से किसी एक को हम होलोटाइप रूप में तथा बाकी को आइसोटाइप के रूप में रख देते हैं। मतलब जिसको हम यूज किए वो क्या हो गया? मेरा होलोटाइप हो गया, और उसके जैसी जो और थी वो मेरे लिए क्या हो गया? आइसोटाइप हो गया। मतलब जो यूज हुआ वो होलोटाइप, और जो यूज नहीं हुआ उसके जैसे रख लिया गया है लेकिन उसी जैसे है वो आइसोटाइप। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है पैराटाइप पे। पैराटाइप नमूने में क्या होता है कि होलोटाइप के समानांतर, मतलब कि जब होलोटाइप बन रहा था तो ठीक वैसा का वैसा जितना डिटेलिंग उसमें था उतना उसमें भी रहेगा। मतलब दोनों एक दूसरे का कॉपी रहेगा। जब समान समय में बनेगा तो उसको पैराटाइप नमूना बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नमूने के प्रकार में चल रहे थे, तो नंबर 3 तक हो चुका था। नंबर 4 है सीन टाइप। इसमें 2 या 2 से अधिक नमूने जब बनाए जाते हैं तो वह सीन टाइप कहलाते हैं। क्लियर है? मतलब इसमें एक से अधिक बनाए जाते हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रोटाइप। जब होलोटाइप के अनुपस्थिति, मतलब कहीं पे ऐसा कभी सीन बन जाता है, कंडीशन आ जाता है कि होलोटाइप वहां पे उपस्थित नहीं रहता है, तो हम जो मूल सामग्री है उसी से नमूना लेके हम जब बनाते हैं दूसरा, तो उसे इलेक्ट्रोटाइप नमूना बोलते हैं। अब नियोटाइप में क्या होता है कि इसमें परमानेंट मेरा जो होलोटाइप है, जो रियल का जो नमूना था वो क्या होता है? वो खो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब दोबारा से नमूना तैयार करते हैं तो वो जो मेरा नमूना कहलाएगा वो कैसा नमूना कहलाएगा? नियोटाइप नमूना। क्लियर है? एक बात नोट कर लीजिएगा कि नामकरण और वर्गीकरण जो है ये दोनों प्रक्रिया कैसे चलती है? एक दूसरे के समानांतर चलती है या फिर साथ साथ चलती है। ये ऑब्जेक्टिव इसका बनाया जा सकता है कि नामकरण और वर्गीकरण एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे क्या संबंध दर्शाते हैं, वो साथ साथ है या फिर विपरीत है या फिर एक दूसरे समानांतर है। तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज मीन्स पदानुक्रम वर्गीकी। इसमें देखते हैं कि हम लोग जब जीवों का रखते हैं उसमें सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा जाति होता है, उसके ऊपर वंशनाम होता है, उसके ऊपर परिवार, गण, समूह, ऐसे करके रहता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे रहता है। स्पीसीज ऑर्डर जो है, जो कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ी इकाई किंगडम है, मतलब छोटी से बड़ी को जा रहे हैं हम लोग। सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है?
वर्गीकी या कैटेगरीज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है मेरा? स्पीसीज है। और सबसे बड़ी बोलेगा तो किंगडम। मतलब इस ऑर्डर को याद करना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम या डिवीजन, या मतलब उससे ऊपर जो होता है किंगडम होता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। याद रखिएगा ये सब चीज। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इनमें क्या मिलेगी? समानताएं ज्यादा मिलेगी। समानताएं क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। वही जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगी? समानताएं घटेगी। क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहा, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।